सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, परिष्कार वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में भूगोल विषय से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है मित्रों, राजस्थान के धरातलीय स्वरूप के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। यहां आपको ध्यान देना है मित्रों, कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है। पहला ऑप्शन है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। वहीं दूसरा ऑप्शन है अरावली पर्वतमाला अवशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। तीसरा ऑप्शन है पूर्वी मैदानी प्रदेश गंगा यमुना द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। और चौथा ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश अंगारा लैंड का विस्तारित भाग है। तो यहां चारों ऑप्शनों में हम देखते हैं मित्रों, आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा डी, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश अंगारा लैंड का विस्तारित भाग है, अर्थात यह जो तथ्य है गलत है। तो देखते हैं मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं राजस्थान को भौतिक रूप से चार भागों पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में विभाजित किया जाता है। अगर हम इनकी विशेषताओं की बात करें, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राज्य के 61.1% भाग पर फैला हुआ है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह राज्य का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण तैथिस सागर से हुआ है, अर्थात हजारों वर्ष पहले इस पूरे क्षेत्र पर तैथिस सागर नामक जलराशि पाई जाती थी। तो उसके बाद यहां घने जंगल हुए और उसके बाद यहां मानव के द्वारा मरुस्थल का निर्माण कर दिया गया, अर्थात यहां जो मरुस्थल है वह मानव द्वारा निर्मित मरुस्थल है। वहीं दूसरा भौतिक प्रदेश है मित्रों अरावली पर्वत। अरावली पर्वत राज्य के 8.7% भाग पर फैली हुई है, अर्थात हम इसे राउंड फिगर में कह सकते हैं कि लगभग 9% भाग पर अरावली फैली हुई है। और क्षेत्रफल के अनुसार यह राज्य का तीसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश होता है। अगर हम इस अरावली पर्वत के निर्माण की बात करें तो अरावली पर्वत का निर्माण लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले वलन की प्रक्रिया द्वारा हुआ था, अर्थात यह एक बलित पर्वत है। परंतु मित्रों अगर हम वर्तमान में इसकी स्थिति की बात करें तो वर्तमान में यह एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में मौजूद है, यानी कि लगभग 65 करोड़ वर्ष पहले जब इसका निर्माण हुआ उसके बाद इस पर लगातार अनाच्छादन और अपर्दन की क्रियाएं प्रभावी हो गई और धीरे धीरे यह टूटकर जीर्ण शीर्ण अवस्था में आज उपस्थित है। अगला है पूर्वी मैदान। यह राज्य के 23.3% भाग पर फैला हुआ है, अर्थात हम कह सकते हैं कि यह राज्य का दूसरा सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। वहीं इसके निर्माण की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण मूल रूप से गंगा और यमुना नदियों द्वारा हुआ है। सामान्यतः अगर हम देखें गंगा यमुना की सहायक नदियां हैं चंबल और बनास, यानी कि इन दोनों नदियों के द्वारा इस पूरे क्षेत्र का निर्माण हुआ है। वहीं चौथा भौतिक प्रदेश है मित्रों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो कि राज्य के 6.9% भाग पर फैला हुआ है। इसे भी मित्रों आप याद कर सकते हैं या ध्यान रख सकते हैं 7% के रूप में। वहीं हम यह कह सकते हैं कि यह राज्य का सबसे छोटा भौतिक प्रदेश है। अगर हम इसके निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड से हुआ है, अर्थात यह अंगारा लैंड का भाग नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, गलत युग्म की पहचान करें। हमें यहां गलत युग्म छांटना है। एक तरफ दिया हुआ है भौतिक विभाग और दूसरी तरफ उसके उपभाग दिए हुए हैं। चार ऑप्शन है मित्रों, अर्धशुष्क मैदान पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का भाग है, वहीं नागौरी उच्च भूमि अरावली पर्वतीय प्रदेश का, बनास का मैदान पूर्वी मैदानी प्रदेश का और दक्कन का लावा पठार दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का उपभाग है। इनमें से हमें गलत युग्म की पहचान करनी है। सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं मित्रों। आंसर हो जाएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश का भाग नहीं है नागौरी उच्च भूमि। तो कौन सा है? जैसा कि अभी हमने बात भी की थी, राजस्थान को भौतिक रूप से चार भागों में बांटा गया है, जिसमें से पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश।
इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, रेतीला शुष्क मैदान और अर्धशुष्क मैदान। वहीं अगर हम रेतीले शुष्क मैदान को पुनः उप विभाजित करें तो इसे दो भागों में विभाजित किया जाता है, बालका स्तूप युक्त प्रदेश और बालका स्तूप मुक्त प्रदेश। आपको यहां समझना होगा इस क्षेत्र में बालका स्तूपों की अधिकता पाई जाती है, जबकि जो दूसरा क्षेत्र है वह बालका स्तूप विहीन है, यानी कि यहां बालका स्तूप बिल्कुल नहीं पाए जाते। उसी प्रकार अर्धशुष्क मैदान को भी चार उपभागों में विभाजित किया जाता है, घग्गर का मैदान, शेखावाटी प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि और लूनी बेसिन। तो आप इसका आंसर समझ ही गए होंगे, नागौरी उच्च भूमि अरावली पर्वतीय प्रदेश का हिस्सा ना होकर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है। वहीं दूसरा भौतिक प्रदेश है अरावली पर्वतीय प्रदेश। इसे तीन भागों में विभाजित किया जाता है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। वहीं इस दक्षिणी अरावली को पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है, मेवाड़ का चट्टानी मैदान और दूसरा आबू पर्वत। तीसरे भौतिक प्रदेश को देखते हैं मित्रों, पूर्वी मैदानी प्रदेश, और इस पूर्वी मैदानी प्रदेश को भी पुनः तीन भागों में विभाजित किया जाता है, चंबल नदी द्वारा निर्मित चंबल बेसिन, बनास नदी द्वारा निर्मित बनास बेसिन और माही नदी निर्मित माही बेसिन। वहीं उसके बाद है चौथा भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। इसे भी पुनः दो भागों में विभाजित किया जाता है, विंध्यन कगार भूमि और दक्कन का लावा पठार, जैसा कि आप मानचित्र में भी देख पा रहे हैं। यानी कि राजस्थान के जितने भी भौतिक प्रदेश हैं उनके उपभाग आपको याद होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया जाता है? ऑप्शन है हमारे 4, 5, 6 या 7। यहां मित्रों अगर हम सामान्यतः ध्यान दें तो 4 और 5 दोनों ही ऑप्शन एक तरह से सही है, परंतु कौन सा ज्यादा सही है अभी हम चर्चा भी करेंगे। अभी हम इसका आंसर देखते हैं, तो आंसर हो जाएगा 5। सामान्यतः अगर हम देखें तो सामान्य जलवायु प्रदेश राजस्थान में होते हैं 5, जिसका आधार है तापमान, वर्षा और आर्द्रता। अर्थात तापमान, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर राजस्थान में सामान्य जलवायु प्रदेश बनाए गए हैं 5, जो कि हैं शुष्क, अर्धशुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र। परंतु इसके बाद एक विशेष वर्गीकरण दिया गया, एक वनस्पति शास्त्री थे डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन, और डॉक्टर व्लादिमीर कोपेन ने राजस्थान में जलवायु प्रदेशों की संख्या कितनी बताई? 4। कोपेन ने इन जलवायु प्रदेशों का आधार बताया वनस्पति को। यहां वनस्पति के बारे में अगर हम बात करें तो वनस्पति को जीवित रहने के लिए एक तो मुख्य रूप से तापमान की आवश्यकता होती है, अर्थात सूर्य की उपस्थिति में वह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाती है, यानी कि तापमान की आवश्यकता होती है, और दूसरा उसे जल की अर्थात वर्षा जल की आवश्यकता होती है। तो यहां वनस्पति कहने का उनका तात्पर्य था तापमान और वर्षा दोनों, पर उन्होंने इनडायरेक्ट रूप से केवल वनस्पति कहा। तो वनस्पति के आधार पर कोपेन ने राजस्थान में 4 जलवायु प्रदेश बताए। कौन कौन से? BWHW जलवायु प्रदेश, BSHW जलवायु प्रदेश, CWG जलवायु प्रदेश और AW जलवायु प्रदेश। तो अब आप यहां समझ ही गए होंगे मित्रों, यानी कि अगर कोपेन का नाम लेकर आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए 4, जबकि सामान्य जलवायु प्रदेश अगर वह पूछता है, अगर कोपेन का नाम नहीं होता है तो आप सामान्य आंसर देंगे, जब हो जाएगा 5। अगला प्रश्न देखते हैं, वन संपदा की दृष्टि से राजस्थान के सर्वाधिक समृद्ध जिले कौन से हैं? सर्वाधिक समृद्ध से यहां तात्पर्य है जो वन संसाधन की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्र रखते हैं। हमारे ऑप्शन हैं चूरू हनुमानगढ़, उदयपुर अलवर, जयपुर अजमेर और भरतपुर धौलपुर, 2-2 युग्मों में दिए हुए। आंसर देखते हैं मित्रों, तो आंसर हो जाएगा उदयपुर अलवर, यानी कि राज्य में सबसे ज्यादा वन संपदा पाई जाती है उदयपुर में और उसके बाद अलवर में। इसकी व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले हमें यह समझ लेना होगा कि भारत में वन जो रिपोर्ट होती है वह प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है। हमारे जो आंकड़े हैं मित्रों वह IFSR रिपोर्ट 2019 के आधार पर है, यानी कि यह नवीनतम रिपोर्ट है, जिसके आधार पर राजस्थान में सर्वाधिक समृद्ध जिले में पहला आता है उदयपुर 2758 स्क्वायर किलोमीटर के साथ, और दूसरा स्थान आता है अलवर जिले का 1197 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। वहीं राज्य के न्यूनतम वन क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं वह हो जाते हैं चूरू 82
स्क्वायर किलोमीटर के साथ और दूसरा हनुमानगढ़ 90 स्क्वायर किलोमीटर के साथ। अगला प्रश्न है मित्रों, राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों में सम्मिलित नहीं है। यहां जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें कौन सा राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय मरु उद्यान। जैसा कि आप देख पा रहे हैं चारों ही ऑप्शंस में राष्ट्रीय शब्द जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले इसका आंसर देखते हैं मित्रों। आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय मरु उद्यान। जी हाँ मित्रों, राष्ट्रीय मरु उद्यान में राष्ट्रीय शब्द तो जुड़ा हुआ है परंतु यह राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, यह वन्यजीव अभ्यारण्य है। इन्हें देखते हैं मित्रों। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और इसे 1980 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या राजस्थान में होती है 3। उनमें यह सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, अर्थात क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे बड़ा है। वहीं इसका जो मुख्य आकर्षण का केंद्र है या जो महत्वपूर्ण रूप से यह जाना जाता है वह बाघों के लिए जाना जाता है। भारत सरकार द्वारा टाइगर प्रोजेक्ट जब चलाया गया 1973 में तो उस समय सबसे पहले इसको सम्मिलित किया भी गया था। वहीं दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है मित्रों केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जिसे हम घना के नाम से भी जानते हैं और यह राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसे 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान होता है। वहीं इसके मुख्य आकर्षण की बात करें तो साइबेरियन क्रेन, जी हाँ मित्रों, हजारों किलोमीटर दूर से चलकर यहां आते हैं और इसमें आराम से देखे जा सकते हैं। वहीं पक्षियों की दृष्टि से इसे कहा जाता है पक्षियों का स्वर्ग, यानी कि यह पक्षियों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है मित्रों मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कोटा तथा चित्तौड़गढ़ जिलों में फैला हुआ है और इसे 1912 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। इस राष्ट्रीय उद्यान का जो मुख्य आकर्षण या मुख्य रूप से पाया जाता है वह है घड़ियाल, अर्थात यहां घड़ियाल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इन तीनों राष्ट्रीय उद्यानों के बाद हम बात करते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान की। जी हाँ मित्रों, इसमें शब्द जो जुड़ा हुआ है राष्ट्रीय, वह राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। राष्ट्रीय मरु उद्यान एक वन्यजीव अभ्यारण्य है। यह उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर 2 जिलों में फैला हुआ है और इसे 1981 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। राज्य में यह सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा अभ्यारण्य हो जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान। वहीं यह राज्य पक्षी गौणावन के लिए प्रसिद्ध है और यहां दूसरा मुख्य आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है काष्ठ जीवाश्म। जी हाँ मित्रों, करोड़ों वर्ष पुरानी लकड़ी के जो जीवाश्म है वे यहां पाए जाते हैं। जैसा कि आप इसमें देख भी पा रहे हैं, जो वनस्पति है उसके जो अवशेष हैं इन पत्थरों पर इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? यहां जो 4 ऑप्शन है उनमें कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? थारपारकर, राठी, कॉकरेज या मुर्राह। आंसर देखते हैं मित्रों, तो आंसर हो जाएगा मुर्राह। जी हां, मुर्राह गाय की नस्ल नहीं है। तो फिर किसकी नस्ल है देखते हैं। गाय की जो राजस्थान में मुख्य नस्लें हैं मित्रों वह पाई जाती हैं 9, जिनके नाम है राठी, थारपारकर, कॉकरेज, गिर या रेंडा, नागौरी, हरियाणवी, मालवी, मेवाती और सांचौरी। इन 9 नस्लों में भी अगर हम देखें तो ये पहली 4 जो नस्लें हैं वह महत्वपूर्ण रूप से राजस्थान में पाई जाती हैं और यह विशेष रूप से देखें तो पश्चिमी राजस्थान की नस्लें हैं। वहीं हम भैंस की नस्लों की बात करें तो राजस्थान में भैंस की मुख्यतः 6 नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें मुर्रा, महसाना, जाफराबादी, सूरती, नागपुरी और भदावरी है। वहीं अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहां नहीं पे आपको ध्यान देना होगा। एक तरफ दिया हुआ है सिंचाई परियोजनाएं और दूसरी तरफ उनकी स्थिति यानी जिला दिया हुआ है। 4 ऑप्शन है तकली, कोटा, जाखम, प्रतापगढ़, जवाई, जालौर और बीसलपुर टोंक। आंसर देखते हैं मित्रों, कौन सा यहां असुमेलित है? तो आंसर हो जाएगा सी, जवाई। जी हां, जवाई जालौर में स्थित नहीं है। तो फिर कहां स्थित है मित्रों देखते हैं। जवाई बांध परियोजना के तहत जवाई नदी पर जवाई बांध बनाया गया है पाली जिले में।
और इस बांध परियोजना से राजस्थान के 3 जिले पाली, जालौर और जोधपुर मुख्य रूप से लाभान्वित होते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में या पश्चिमी राजस्थान में इससे सिंचाई सुविधाओं और पेयजल के लिए जल आपूर्ति के कारण इसे संज्ञा दी जाती है मित्रों मारवाड़ का अमृत सरोवर। अगला प्रश्न है मित्रों, गलत समूह को चिन्हित कीजिए। एक तरफ दिए हुए हैं खनिज और दूसरी तरफ दिए हुए हैं उनके अयस्क के नाम। पहला ऑप्शन है लोहा हेमेटाइट, सीसा बॉक्साइट, टंगस्टन वोल्फ्रामाइट और मैग्नीज पाइरोलुसाइट। आंसर देखते हैं मित्रों, तो आंसर हो जाएगा मित्रों सीसा, अर्थात सीसा का जो मुख्य अयस्क है वो बॉक्साइट नहीं है। तो फिर क्या होगा मित्रों, देखते हैं। लोहा जो खनिज है वो मुख्य रूप से 4 अयस्कों से निकाला जाता है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। ये जो चारों अयस्क हैं इनमें लोहांश की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, अर्थात सर्वाधिक लोहांश की जो मात्रा है वो मैग्नेटाइट में और न्यूनतम लोहांश की मात्रा है वो सिडेराइट में पाई जाती है। वहीं मैग्नीज जो खनिज है वह पाइरोलुसाइट, साइक्लोमेलिन तथा ब्रोनाइट में पाया जाता है। उसके बाद टंगस्टन जो खनिज है मित्रों उसके जो मुख्य अयस्क हैं वह है वोल्फ्रामाइट और सिलाइट, जबकि एल्यूमिनियम खनिज मुख्य रूप से बॉक्साइट नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। और उसके बाद सीसा भी गैलेना तथा पाइरोटाइट नामक अयस्क से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार प्रमुख जो खनिज हैं वह अयस्कों से प्राप्त किए जाते हैं और उनके नाम हमें याद होने चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के लिंगानुपात से संबंधित गलत तथ्य है। यहां कुछ तथ्य दिए हुए हैं राजस्थान के लिंगानुपात से संबंधित, उनमें गलत कौन सा है पहचानना है। पहला है राज्य का लिंगानुपात 928 है, राज्य का ग्रामीण लिंगानुपात 933 है, राज्य का शहरी लिंगानुपात 914 और राज्य का शिशु लिंगानुपात 988 है। तो आपको यहां गलत तथ्य को पहचानना है। सबसे पहले हम आंसर देखते हैं, तो आंसर हो जाएगा राज्य का शिशु लिंगानुपात 988 है, अर्थात यह गलत है। तो हम सही देखते हैं। सबसे पहले हम विचार करते हैं मित्रों लिंगानुपात पर। लिंगानुपात किसे कहते हैं? सेक्स रेशियो। प्रत्येक 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की जो संख्या होती है उसे कहा जाता है लिंगानुपात, यानी कि इससे एक एवरेज निकाला जाता है। वहीं शिशु लिंगानुपात से हमारा तात्पर्य होता है जन्म से लेकर 6 आयु वर्ग के बच्चे, यानी कि उसमें लड़के और लड़कियों की का औसत क्या है, और वह होता है राजस्थान में 888। जी हां मित्रों, 988 नहीं, 888। वहीं अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ दिया हुआ है नदियां और दूसरी तरफ उनकी सहायक नदियां दी हुई हैं। आपको असुमेलित को छांटना है। चंबल की सहायक नदी कालीसिंध, माही की सहायक नदी जाखम, लूनी की सहायक नदी जोजड़ी या बनास की सहायक नदी मेच। आंसर देखते हैं कौन सा असुमेलित है। आंसर हो जाएगा बनास की सहायक नदी मेज नहीं है। यहां हम जो राजस्थान की प्रमुख नदियां हैं चंबल, माही, लूनी और बनास, एक बार उनकी सबकी सहायक नदियों पर चर्चा करते हैं। देखते हैं राजस्थान की जो महत्वपूर्ण नदी है चंबल, उसकी सहायक नदियां हैं मित्रों बनास, बामनी, कालीसिंध, छोटी कालीसिंध, मेज, पार्वती, चाकण और इज। वहीं राजस्थान की दूसरी महत्वपूर्ण नदी होती है बनास। बनास की सहायक नदियों की बात करें तो मैनाल, मानसी, मोरेल, कोठारी, खारी, बेडच, डाई, ढुंड और बांडी बनास की मुख्य सहायक नदियां हैं। वहीं राजस्थान की तीसरी महत्वपूर्ण नदी होती है मित्रों लूनी नदी, और लूनी की भी सहायक नदियों को हम देखें तो जोजड़ी, लीलड़ी, सुकड़ी, मीठड़ी, बांडी, सागी, खारी, गुहिया, जवाई और मित्री इसकी सहायक नदियां हैं। वहीं उसके बाद हमारी जो चौथी महत्वपूर्ण नदी है माही नदी, उसकी भी मुख्य सहायक नदियों पर देखें सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन, इरू, लाखन, हरण, भादर और एराब माही की सहायक नदियां हैं। अर्थात आपको नदी और उसकी सहायक नदियां पता होनी चाहिए, उससे किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है?
जी हाँ मित्रों, यहाँ भारत की ना पूछकर दक्षिण भारत एक क्षेत्र विशेष की सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है। हमारे 4 ऑप्शन हैं, माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन या K2, अनाईमुडी या गुरु शिखर। कौन सा आंसर सही है मित्रों, देखते हैं। अनाईमुडी, यानी कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है अनाईमुडी। हम बाकी जो चोटियां हैं उन पर भी एक बार चर्चा करते हैं मित्रों। जैसा कि आप मानचित्र में देख पा रहे हैं, माउंट एवरेस्ट, जैसा कि हम जानते हैं, यह नेपाल देश में स्थित है और इसकी ऊंचाई होती है 8,848 मीटर, जो कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं हम बात करें गॉडविन ऑस्टिन की, तो गॉडविन ऑस्टिन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जी हाँ मित्रों, पहले गॉडविन ऑस्टिन जम्मू कश्मीर नामक राज्य में स्थित थी, परंतु वर्तमान में जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया है। तो गॉडविन ऑस्टिन वर्तमान में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। वहीं इसकी ऊंचाई होती है 8,611 मीटर और इस तरह से हम देखें तो यह भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है। आपको यहाँ दूसरी बात भी ध्यान रखनी होगी, भारत सरकार के द्वारा जो मैप जारी किया जाता है उसके अनुसार गॉडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जबकि सामान्यतः अगर हम देखें तो यह PO के क्षेत्र में स्थित है, परंतु भारत सरकार के अनुसार यही मान्य होगा। वहीं हम बात करें गुरु शिखर की, तो गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है और इसकी ऊंचाई होती है मित्रों 1722 मीटर। अगर हम इसकी महत्वपूर्ण बात देखें तो यह मध्य भारत की, जी हाँ मित्रों, उत्तर भारत की नहीं, दक्षिण भारत की नहीं, लगभग मध्य भारत की इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी होती है। वहीं अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो अनाईमुडी, जो कि केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, इस क्षेत्र में इसकी ऊंचाई होती है मित्रों 2,695 मीटर और इस तरह से यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी होती है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं, भारत की सबसे ऊंची, दक्षिण भारत की या मध्य भारत की कोई भी चोटी आपसे इस तरह से पूछी जा सकती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, भारत के सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? युग्म में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है असम, गुजरात, तमिलनाडु, दूसरा असम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तीसरा असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और चौथा है मित्रों असम, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर देखते हैं, तो आंसर हो जाएगा मित्रों C, असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। सामान्यतः भारत में अगर हम सर्वाधिक चाय उत्पादक राज्यों की स्थिति देखें तो पहला स्थान होता है मित्रों असम राज्य का। वहीं चाय उत्पादन में दूसरा स्थान आता है मित्रों पश्चिम बंगाल राज्य का, जबकि तीसरा स्थान होता है मित्रों तमिलनाडु राज्य का। इस प्रकार चाय उत्पादन में जो श्रेष्ठ राज्य हैं उन्हें आपको याद होना चाहिए। वहीं अगला प्रश्न है मित्रों, हिमालय का विस्तार, जी हाँ मित्रों, हिमालय जो पर्वत श्रृंखला है उसका विस्तार अराकान योमा पर्वत कहां स्थित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बलूचिस्तान में, नेपाल में, म्यांमार में या कश्मीर में। आंसर देखते हैं मित्रों, तो आंसर हो जाएगा म्यांमार, अर्थात अराकान योमा पर्वत जो कि हिमालय पर्वत का ही एक विस्तार है। कौन से देश में है? म्यांमार में स्थित है। मानचित्र में इसकी स्थिति देखें मित्रों, तो सामान्यतः हम देखें अराकान योमा पर्वत इस तरह से फैली हुई है म्यांमार देश में। इससे पहले अगर हम हिमालय की स्थिति देखें तो हिमालय चापाकार रूप में लद्दाख, जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इस तरह से फैली हुई एक पर्वतमाला है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश के बाद यह दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और इसका कुछ भाग नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में पाया जाता है और उसी का एक जो विस्तार है वह म्यांमार में चला जाता है। उसे जाना जाता है अराकान योमा पर्वत के नाम से। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों, पनामा नहर किसे अलग करती है? जी हां मित्रों, एक कृत्रिम नहर है पनामा, वह किस किस महाद्वीप को अलग करती है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है एशिया और उत्तरी अमेरिका को, या यूरोप और अफ्रीका को, एशिया और अफ्रीका को, या फिर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। पनामा नहर किसे अलग करती है? आंसर हो जाएगा मित्रों उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को। मानचित्र में इसकी स्थिति को देखें मित्रों तो आप देख पाएंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप दोनों एक स्थल संधि से जुड़े हुए थे, परंतु पनामा जो देश है वहां उस स्थल को काटकर एक नहर बनाई गई जिसे हम जानते हैं पनामा नहर के नाम से। अर्थात वर्तमान में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को पनामा नहर के द्वारा अलग किया जाता है। वहीं यूरोप महाद्वीप और अफ्रीका महाद्वीप की बात करें
तो इन दोनों को अलग करने वाली जो जल संधि है उसे जाना जाता है जिब्राल्टर जल संधि के नाम से। उसके बाद हम बात करें अफ्रीका और एशिया महाद्वीप की, तो अफ्रीका और एशिया महाद्वीप को भी स्वेज नहर, जो एक कृत्रिम नहर के उसके द्वारा अलग किया जाता है। और उसके बाद एशिया महाद्वीप तथा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इन दोनों को अलग करने वाला जो जल संधि है उसे जाना जाता है बेरिंग जल संधि के नाम से। अर्थात अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो महाद्वीप हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं या वो एक दूसरे से अलग होते हैं, तो किस जल संधि या स्थल जल संधि से अलग होते हैं वह पूछा जा सकता है। इसके बाद है मित्रों, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है। यहां आपको ध्यान देना है मित्रों, केवल ऊंचाई नहीं पूछी गई है, औसत ऊंचाई कितनी है। 4 ऑप्शन है, 18 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 13 किलोमीटर या 50 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा मित्रों 13 किलोमीटर। तो जैसा कि हम जानते हैं पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल पाया जाता है उसमें 5 परतों में विभाजित किया जाता है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। जहां पृथ्वी के सबसे नजदीक जो परत है उसे जाना जाता है क्षोभ मंडल के नाम से। इसे इंग्लिश में कहा जाता है ट्रोपोस्फियर। क्षोभ मंडल को सामान्यतः परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। परिवर्तन मंडल कहने से तात्पर्य है कि मौसम संबंधी सभी परिवर्तन, यानी कि बरसात का आना, आंधी का आना, तूफान का आना, बिजली का चमकना, इस तरह के सभी परिवर्तन केवल क्षोभ मंडल में ही देखे जाते हैं, अतः इसे परिवर्तन मंडल कह सकते हैं। वहीं दूसरा है संवहन मंडल, यानी कि सूर्य की किरणों से जब धरातल गर्म हो जाता है तो धरातल के गर्म होने के बाद उससे कुछ संवहन धाराएं उठती हैं और वहां संवहन तरंगें बनती हैं, उसके आधार पर ही कहा जाता है इसको संवहन मंडल। वहीं यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, अर्थात पृथ्वी के सबसे नजदीक और वायुमंडल की सबसे निचली परत है। अगर हम इस क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात करें तो विषुवत रेखा पर, जी हाँ मित्रों, विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई होती है 18 किलोमीटर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। वहीं ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई होती है मात्र 8 किलोमीटर। अगर आप इधर देखें तो इस तरह से यह दोनों अंतर होते क्यों हैं, तो वह अंतर मूल रूप से होता है तापमान का। विषुवत रेखा पर तापमान की मात्रा अधिक होती है क्योंकि ध्रुवों पर तापमान की मात्रा कम होती है, इस वजह से ऊंचाई में अंतर पाया जाता है। जबकि हमें आंसर पूछा गया है औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 18 + 8 26 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो आंसर हो जाएगा 13 किलोमीटर। अर्थात क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई मानी जाती है मित्रों 13 किलोमीटर। वहीं अगला प्रश्न है मित्रों, वह खगोलीय घटना जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होती है क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उपसौर, अपसौर, उपभू या अपभू। आंसर देखें मित्रों तो आंसर हो जाएगा अपसौर। सामान्यतः इसे हम डायग्राम के द्वारा समझें तो जैसा कि हम जानते भी हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो परिक्रमा करती है वह एक अंडाकार पथ पर या दीर्घवृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, जिसके अनुसार एक स्थिति ऐसी बनती है जब पृथ्वी सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर स्थित होती है और यह दूरी होती है मित्रों 15.2 करोड़ किलोमीटर। यह जो घटना होती है इसे जाना जाता है अपसौर के नाम से और सामान्यतः यह स्थिति बनती है 4 जुलाई को। वहीं पृथ्वी जब सूर्य के परिक्रमा करती है तो एक स्थिति बनती है जब पृथ्वी सूर्य के सर्वाधिक नजदीक स्थित होती है और इस घटना को जाना जाता है उपसौर के नाम से और यह स्थिति औसतन रूप से 3 जनवरी को बनती है। तो पृथ्वी तथा सूर्य के सापेक्ष ये 2 स्थितियां बनती हैं जिसे हम अपसौर और उपसौर कहते हैं। वहीं जिस प्रकार हमारी पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है उसी प्रकार चंद्रमा हमारी पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो चंद्रमा जब पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसमें भी 2 स्थितियां बनती हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक नजदीक स्थित होता है उस स्थिति को कहते हैं उपभू। वहीं जब चंद्रमा पृथ्वी के सर्वाधिक दूर स्थित होता है उस स्थिति को कहते हैं अपभू। तो इस तरह से चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य जो एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं उनके आधार पर जो ये 4 स्थितियां बनती हैं इनसे प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार मित्रों आपने देखा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में भूगोल से संबंधित जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार हैं। तो मैं समझता हूं आपको ये महत्वपूर्ण रूप से फायदा पहुंचाएंगे। धन्यवाद।
सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले सभी YouTube अपडेट्स, वीडियोस, नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।